हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर में एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या है और एंटीबायोटिक की जो पहली खोज हुई थी वो किस तरीके से हुई थी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब साल्मोनेला टाइफी स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर जब काम कर रहे थे तो उन्होंने अनवॉश्ड स्लाइड पर, बिना धुली स्लाइड पर कुछ ऐसे स्थान पाए जहां पर ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते। एक्चुअली स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पस के अंदर होते हैं, क्योंकि पस यानी कि मवाद के निर्माण के लिए स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल माने गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो स्लाइड पर पस का अध्ययन कर रहे थे, मीन्स उसके अंदर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर ये बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। तो पाया ये कि उस स्लाइड पर कॉनिडिया पहुंच जाता है और कॉनिडिया से वहां पर पेनिसिलियम नोटेटम मोल्ड यानी कि एस्कोमाइसिटीज का सदस्य वृद्धि करता है और वो एक रसायन को स्रावित करता है। वो रसायन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि को अवरोधित करता है। तो हम लोग यहाँ तक आ चुके थे और हमने इस बात को भी समझा था कि अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे, ये दो साइंटिस्ट और हुए हैं जिन्होंने इस पेनिसिलिन की खोज के काफी बाद पेनिसिलिन की पोटेंशियलिटी, उसकी शक्ति, उसका इम्पोर्टेंस, उसका व्यवहार, ये सब चीज़ों को बाद में एक्सप्लेन किया। और इसीलिए कहा जाता है कि फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन, हॉवर्ड फ्लोरे, इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया था 1945 में। और इसकी एक और वजह बताई जाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने अपने सोल्जर्स के घावों को भरने के लिए या सोल्जर्स के घावों के उपचार में एंटीबायोटिक्स का यूज किया था और इसीलिए भी इस मेडिसिन की काफी इम्पोर्टेंस समझी गई। ठीक है, आज की डेट में कहा जाता है कि बिना एंटीबायोटिक के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए एंटीबायोटिक्स काफी महत्व रखते हैं। आज कई प्रकार की जो जीवाणु जनित बीमारियां हैं उन्हें एंटीबायोटिक से उपचारित किया जा रहा है। आप देखो कि विषाणुओं पर भले ही एंटीबायोटिक प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी आज कोरोना के उपचार में एक एंटीबायोटिक का यूज हो रहा है, एजिथ्रोमाइसिन। तो ये लंग्स को रिकवर करने में मदद करता है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर और इसका बेहतर रिजल्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका उपचार एंटीबायोटिक से किया जाता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं वर्तमान समय में एंटीबायोटिक के बिना या प्रतिजैविक के बिना, प्रतिजैविक के बिना चिकित्सा पद्धति संभव नहीं है। इनकी सहायता से
सहायता से अनेकों जीवाणु जनित रोगों का उपचार किया गया है। उपचार किया किया है या किया जाता है। जैसे लेप्रोसी, इसे हम कहते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, ठीक है। एक होता है ट्यूबरकुलोसिस, कुलोसिस, इसे हम कहते हैं क्षय रोग। क्षय रोग प्लेग, है ना, काली खांसी, हैजा, आदि, ठीक है। और ये मैं आपको पहले लिखा चुका हूं कि वर्तमान में लगभग 5000 से ज़्यादा एंटीबायोटिक मार्केट में उपलब्ध हैं जिनसे उपचार की प्रक्रिया की जा रही है, ठीक है, आदि। प्रतिजैविकों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में स्ट्रेप्टोमाइसिस, की विभिन्न प्रजातियों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन टेबल समझें तो जैसे एंटीबायोटिक के लिए टेबल क्या हो सकता है ना। तो एक एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिस, एंटीबायोटिक्स, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। एक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक, ये उत्पन्न होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस
ठीक है। एक होता है टेरामाइसिन, टेरामाइसिन ये ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, रिमोसस, ठीक है। एक होता है क्लोरोफेनिकोल, क्लोरोफेनिकोल, ठीक है। ये बनता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, वेनेजुएली, इससे, है ना। उसके बाद में एक बैक्टीरिया है बेसिलस सबटिलिस, बेसिलस सॉरी बैक्टीरिसीन, ये बैक्टीरिया से बनता है, बैक्टीरिसीन, बैक्टीरिसीन, ये बनता है बेसिलस सबटिलिस, बेसिलस सबटिलिस। इससे बनता है। तो ये कुछ एनसीईआरटी ने ऐसी डिमांड भी कर रखी है कि क्या आप कुछ सोर्स को जानते हो जिनसे आप एंटीबायोटिक प्राप्त कर सकते हो, तो हाँ। अच्छा, हमें नए नए एंटीबायोटिक क्यों बनाने पड़ते हैं? तो उसकी वजह ये बताई जाती है कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होते हैं और प्लाज्मिड में आर जीन होता है, मतलब रेजिस्टेंस जीन, और वो रेजिस्टेंस प्लाज्मिड या जीन एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस बना देते हैं, और इसीलिए एंटीबायोटिक पर एक विशेष, बैक्टीरिया पर एक विशेष एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में फिर अन्य एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं और उनका उपचार में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक क्या कारण है कि विषाणु पर प्रभावी नहीं होते? तो एक्चुअली एंटीबायोटिक 4 तरीके से प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, उसके बाद में आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। Which of the organism, which of the following organism or objects are not affected by penicillin antibiotic, penicillin antibiotics? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के जरिए कौन सा जीव प्रभावित नहीं होता है ना। तो इसमें पहला है आपका वायरस, दूसरा है माइकोप्लाज्मा, तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसे फर्स्ट एंड सेकेंड। वायरस और माइकोप्लाज्मा क्या पेनिसिलिन से प्रभावित नहीं होते हैं? तो यस, यही इसका राइट आंसर है। क्यों? आपको एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 कंसेप्ट दे रखे, तो यहाँ पेनिसिलिन का प्रभाव माइकोप्लाज्मा पर नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि पेनिसिलिन एक्चुअली बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन वो सेल वॉल पर प्रभाव डालती है, सेल वॉल पर जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं उनको ब्रेक करती है, और इस तरीके से माइक्रोब खासतौर से बैक्टीरिया में वो प्रभावी है क्योंकि वो सेल वॉल को बनने से रोक देता है। तो इस तरीके से फिर बैक्टीरिया पेनिसिलिन से प्रभावित होते हैं। और वायरस पर क्यों इसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो सोचो वायरस पर तो सेल वॉल है ही नहीं। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि वायरस और माइकोप्लाज्मा दोनों पर ही पेनिसिलिन का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि माइकोप्लाज्मा पर अन्य एंटीबायोटिक का प्रभाव पड़ता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, टेरामाइसिन, इनका प्रभाव पड़ता है। तो वो इसलिए पड़ता है क्योंकि ये माइक्रोब की मेम्ब्रेन को प्रभावित कर सकता है। तो मेम्ब्रेन को प्रभावित करने से एक्चुअली माइकोप्लाज्मा की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो मेम्ब्रेन, वायरस पर फिर मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो वायरस पर आपके ये एंटीबायोटिक भी प्रभाव नहीं डाल सकते। तो एक्चुअली एंटीबायोटिक को 4 तरीके से प्रभाव डाला जाता है। तो वो क्या क्या है? एक सेल वॉल को प्रभावित करते हैं एंटीबायोटिक, मेम्ब्रेन को प्रभावित करते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक प्रोटीन निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं, और चौथा कुछ रेस्पिरेशन आदि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रभावित कर सकते हैं। तो मैं वो शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख देता हूँ। प्रतिजैविक जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को 4 प्रकार से प्रभावित करते हैं। नंबर 1, सेल वॉल को प्रभावित कर दूसरा, सेल मेम्ब्रेन को प्रभावित कर तीसरा, ट्रांसलेशन प्रोटीन निर्माण के विभिन्न पदों को प्रभावित कर और चौथा है उपापचय क्रियाओं को प्रभावित कर। ठीक है, तो इस तरीके से 4 तरीके से प्रभाव करते हैं। ठीक है, वायरस में उपरोक्त
चारों ही प्रक्रियाएं संपन्न नहीं होती हैं अतः इन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? हमेशा के लिए दिमाग में रख लो, काफी महत्वपूर्ण ये इंफॉर्मेशन। अब हम आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में बताते हैं। ये केमिस्ट्री में लिखा हुआ है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसका कनेक्शन एंटीबायोटिक से। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सराउंड में एक सर्कल, है ना, जैसे 2G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम। तो एक सराउंडिंग में जो सर्कल बनता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम यह है एंटीबायोटिक अधिक प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस को प्रदर्शित करता है। जब प्रतिजैविक ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं तब इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम माना जाता है। ठीक। अब एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम। ये शब्द इसी सेगमेंट में दिया गया। तो ये क्या है? चुनिंदा
जो माइक्रोब्स को ही अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं, उसे हम नैरो स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। अन्य पर कोई प्रभाव नहीं डालते, है ना। एक्चुअली होता ये है कि बैक्टीरिया हमेशा हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। तो जब हमारे शरीर में भी कुछ यूजेबल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होते हैं, तो एक्चुअली कुछ एंटीबायोटिक हार्मफुल के साथ साथ में यूजेबल बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन जो नैरो स्पेक्ट्रम शो करते हैं वो सिलेक्टेड माइक्रोब्स पर ही प्रभाव डालते हैं, ठीक है। कह सकते हैं यह प्रतिजैविक जैविक चुनिंदा सूक्ष्म हानिकारक चुनिंदा हानिकारक सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालते हैं। अन्य सूक्ष्म जीव इनसे प्रभावित नहीं होते। इसे नैरो स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कहा जाता है ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, ये वो मैंने ओवरऑल आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर। अब हम चलते हैं कुछ केमिकल बेसिस पर, है ना? कुछ रसायनों का जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से है। तो विभिन्न रसायनों के प्रोडक्शन को हम समझना चाहेंगे। अब हम लोग इसके तीसरे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट थे उसके तीसरे सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। मीन्स पहला था अल्कोहल प्रोडक्शन, दूसरा था एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, अब कुछ केमिकल इंडस्ट्रियल लेवल पर जो केमिकल का प्रोडक्शन होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड हम बना सकते हैं माइक्रोब्स के यूज से। वास्तव में ये बनाए कैसे जाते हैं, तो इसके लिए आपको याद हो बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। मीन्स कोई भी माइक्रोब, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जीव अगर प्राकृतिक रूप से किसी अम्ल को बना रहा है तो उसका मतलब है कि उसके सेल के जीनोम में वो विशिष्ट प्रकार की जीन मौजूद होगी। अब उस जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग से बाहर निकाला जाता है और बैक्टीरिया में इनकॉर्पोरेट करके लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन कर लिया जाता है। और ये जो है ये माइक्रोब से सीधे सीधे बनाते हैं। तो जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, दूध को दही में बनाते समय बनाता है और इसी वजह से जो दही है वो खट्टा होता है, तो लैक्टिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटी ये एसिटिक एसिड को बनाता है, ये मीन्स सिरका, इसे अपन विनेगर भी कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया के जरिए बनाया जाता है। क्लोस्ट्रिडियम बोटालिकम ये ब्यूटेरिक एसिड को बनाता है। एस्परजिलस नाइगर ये एक फंगस है, याद हो ये एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है, इसे ब्लैक मोल्ड के नाम से जानते हैं। और ये एक्चुअली सिट्रिक एसिड बनाता है। ये वही एसिड है जो कहीं ना कहीं नींबू के अंदर भी पाया जाता है। तो ये सब प्रोडक्शन होता है। इनमें सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इसमें कोई कंफ्यूजन की भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि एस्परजिलस नाइगर जरूर है कि उसका सिट्रिक एसिड आपको याद रखना होगा।
अदरवाइज इनके बैक्टीरिया के नाम पर ही है, लैक्टिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटी तो एसिटिक एसिड, ब्यूटालिकम तो ब्यूटारिक एसिड, ऐसे ये बात हो गई है ना। तो ये सब चीजें हैं। फिर है कि एथेनॉल प्रोडक्शन में ईस्ट का यूज होता है, एनसीईआरटी यहाँ पर मेंशन करती है, तो ये कोई अलग से बात नहीं है। ईस्ट का उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल का प्रोडक्शन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। और ये किण्वन करता है, ये सारी बातें आपके सामने है। अब यहाँ पर लाइपेज का जिक्र किया गया है। लाइपेज, तो लाइपेज एंजाइम लिपिड पर क्रियाशील होता है। इसे एल्बिगो कैंडिडा, एनसीईआरटी में नहीं है, आपको याद रखना है। एल्बिगो कैंडिडा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से लॉन्ड्री, मतलब जहां कपड़े धोए जाते हैं, है ना, में इसका एंजाइम का यूज करते हैं। एक्चुअली हमारे जो कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, वो जो गंदे होते हैं, वो उसमें एक मेन वजह ऑयल की होती है, लिपिड की होती है, मीन्स फैट की होती है, और उसमें फिर डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया आदि उपस्थित रहते हैं, हमारी बॉडी के डेड सेल उपस्थित रहती हैं, और इस तरीके से वो एक गंदे स्पॉट जैसे बन जाते हैं, स्टेन बन जाते हैं। यहाँ पर अगर लिपिड का यूज किया जाए तो बड़े आराम से ये रिमूव भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी सहायता से लॉन्ड्री में कपड़ों को या कपड़ों की सफाई की जाती है। लाइपिड्स, लिपिड आदि पदार्थों को कपड़ों से अलग करता है। ठीक, कपड़ों से इन्हें अलग करता है। अब
यहाँ पर फ्रूट जूस से रिलेटेड बात करी गई है। तो इनको एक्चुअली ट्रीट किया जाता है पैक्टिनेज एंड प्रोटीज। तो मार्केट में उपलब्ध फलों के रस बोतल में भरे हुए फलों के रस घर में बनाए गए रस की अपेक्षा अधिक साफ होते हैं। क्लीन दिखाई देते हैं। क्योंकि इन्हें पैक्टिनेज एवं प्रोटीएसेस द्वारा उपचारित किया जाता है। ठीक है, ये तो लैंग्वेज थी, लेकिन आपको समझना है वास्तविकता ये है कि एक्चुअली आप समझ लें कि फलों के रस का मतलब क्या है। तो जब फल पक जाते हैं तब वो उनकी जो खाने योग्य भाग होता है, ज्यादातर मीजोकार्प होता है, तो उसमें वो सेल एक दूसरे से अलग हो जाती है। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि फलों के पकने पर जो सेल को आपस में जोड़ने वाला मिडिल लेमेला है, जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ है, तो वो अपघटित हो जाता है। अब कोई भी रस ज्यादा क्लीन कब नजर आएगा? जब सारी की सारी सेल एक दूसरे से अलग हो जाए। अगर कुछ सेल कंबाइंडली जुड़ी रहेंगी तो वो उतना फाइन क्लीन वो रस नजर नहीं आएगा, है ना। अगर कुछ सेल बंच में बनी रहेंगी तो उसमें हमें वो क्लियरेंस नजर नहीं आएगी। तो अब होता ये है कि जब फल के रस को एक बार निकाल लिया जाता है मशीनों के जरिए, उसके बाद जब हम पैक्टिनेज ऐड करते हैं तो बचा कुचा जो मिडिल लेमेला है, जो कुछ सेल के बीच में मौजूद है, वो भी अपघटित हो जाता है। प्रोटीन के कुछ फाइबर्स होते हैं वो भी डिग्रेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता ये है कि वो जूस जो मार्केट से उपलब्ध है वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्लीन होता है, और उसकी उसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो बहुत अच्छे से उसमें जाके घुल मिल जाते हैं, और इसीलिए लंबे समय तक वो बोतल में सुरक्षित भी रहता है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं
इन पैक्टिनेज और प्रोटीएज के उपचार की वजह से ही वो इतना फाइन क्लियर हमें नजर आता है। क्लियर, तो ये आप याद रखना। इसके बाद में है स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्लॉट बस्टर की तरह यूज होता है, जो हार्ट के पेशेंट में, हार्ट के मरीजों में ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पर इसका यूज किया जाता है। इसका एक एक सेगमेंट, एक एक शब्द खास है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता है पीएमटी में। इसमें हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, हर बात को समझना। ठीक, स्ट्रेप्टोकाइनेज, काइनेज इसकी प्राप्ति स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से होती है। ओके, होती है इससे आनुवांशिक अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी द्वारा रूपांतरित कर क्लॉट बस्टर की तरह रक्त वाहिनियों वेसल्स में उपस्थित रक्त की थक्का, ब्लड क्लॉट को हटाने में उपयोग किया जाता है। जिससे हृदय रोगी का उपचार किया जाता है। ठीक, तो ये चीज एक्चुअली होता ये है कि ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, और ब्लड क्लॉट बनने पर होता ये है कि यहाँ कहीं ना कहीं हार्ट को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, और ऐसी कंडीशन में फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो उस क्लॉटिंग को हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है। ठीक जी, ऐसे ये चीज
तो कहने का सीधा अर्थ ये हुआ कि एक्चुअली ओल्ड एज में या जिनका बीपी डाउन होता है या फिर कुछ कोल्ड एरियाज में कुछ लोग होते हैं, उनमें इस टाइप की प्रॉब्लम हमें अक्सर देखने को मिलती है ना। अब एक और खास चीज है, वो है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए ये बहुत इंपॉर्टेंट। साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, यह एक इम्यूनो सप्रेसिव प्रतिरक्षा संदमक, प्रतिरक्षा संदमक, इम्यूनोसप्रेसिव। रसायन है या सक्रिय जैव प्रेरक है इसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, डर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त किया जाता है। एक कवक है ना, से प्राप्त किया जाता है से प्राप्त किया जाता है। ओके, इसे मनुष्य में अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय मरीज में उपयोग करते हैं, जिससे किडनी, हृदय आदि अंग प्रत्यारोपित होते हैं। एक्चुअली इसे समझ लो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है, इससे एक साइक्लोस्पोरिन ए पदार्थ प्राप्त होता है और इस पदार्थ को हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कहते हैं। मतलब होता ये है कि जब अंग प्रत्यारोपण होता है, हमारे किडनी खराब हो जाते हैं, हार्ट खराब हो जाते हैं, लिवर खराब हो जाते हैं,
तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड रिलेटिव लोग पीपल्स हैं या इंसान हैं या मनुष्य हैं या रिलेटिव्स हैं, उनसे हम अंग प्राप्त करते हैं और उन अंगों को हमारे शरीर में जोड़ा जाता है, अटैच किया जाता है। तो हमारा जो CMI है, सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम है, और ह्यूमरल जो इम्यून सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं इन अंगों को रिजेक्ट करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते इतनी आसानी से, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इस टाइप से डिजाइन किया गया है नेचर के जरिए कि वो किसी फॉरेन जो सेल हैं उन्हें अपनी बॉडी में इतनी आसानी से अडॉप्ट नहीं करते। तो एक्चुअली अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो जो अंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो अटैच नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में फिर इस साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किया जाता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो उस बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट कर रहा है, वो उसे रिजेक्ट नहीं करता है। तो जब ये कुछ दिनों बाद हम बॉडी ऑर्गन हमारी बॉडी में अडॉप्ट हो जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है या उसके लिए सुटेबल हो जाता है, उसके बाद फिर साइक्लोस्पोरिन का उपयोग बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर ये साइक्लोस्पोरिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है। ठीक है जी, और माइक्रोब से ही प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स एक्चुअली फंगस। अब एक और यहाँ पर बायोकैटलिस्ट है, वो भी काफी महत्व रखता है। ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना, ये लाइनें नहीं है, ये अपने आप में एक टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन देते हैं। अब है एक स्टैटिन्स, क्या स्टैटिन, स्टैटिन्स, ये एक ईस्ट की प्रजाति है, मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है, इससे ईस्ट की प्रजाति मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस से प्राप्त किया जाता है इसे रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक की तरह माना जाता है। तरह माना जाता है, क्योंकि यह मतलब स्टैटिन्स उस एंजाइम के साथ स्पर्धी संदमन करता है, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल निर्माण करता है।
निर्माण कराता। समझ गए? एक्चुअली होता ये है कि हमारे शरीर में जैसे कोलेस्ट्रॉल जो मोटे लोग होते हैं उनमें काफ़ी होता है, और ये हार्ट के लिए काफ़ी हार्मफुल बताया जाता है अगर हाई अमाउंट में हो। तो होता ये है कि कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला जो एंजाइम है, ये स्टैटिन्स उसके साथ में प्रतिस्पर्धी संदमन करते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करते हैं, और फिर कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकते हैं। कैसे? उस एंजाइम को इनएक्टिव कर देते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरीके से ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में हेल्प करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज की डेट में मार्केट में उपलब्ध भी है ना। स्टैटिन्स के नाम से इसमें टैबलेट्स आती है ना। तो ये चीज़ ओके। तो हमने काफ़ी अच्छी स्टडी की है इस लेक्चर के दौरान। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।